धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, धुलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आज हम धुलेरा के विषय में बात करेंगे कि हम धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो इसको हम 3 पार्ट में आपको बताएंगे। पहला होगा ग्रोथ, दूसरा होगा सिक्योरिटी, तीसरा होगा रिटर्न। 2009 में इसके बारे में सोचा गया। उस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था देश की जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, जो चल रही थी 4.7%। जीडीपी तभी बढ़ती है जब हमारे देश में निवेश आता है, बाहर की कंपनियां हमारे देश में पैसा लगाती हैं। अब कंपनियों को क्या चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए? उन्हें चाहिए होती है फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट उन्हें देती है। तो उस समय गवर्नमेंट अपने लिए एक ऐसी जगह देख रही थी जहां नए सिरे से वो एक नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बना सके। आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में भी स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है क्योंकि ज़मीन ही नहीं है नई। स्मार्ट सिटी को प्रॉपर बनाने के लिए आपको प्रॉपर ज़मीन चाहिए, क्योंकि जो बन चुका है वो बन चुका है, उसको आप कैसे हटाओगे? तो उसके लिए एक जगह चाहिए थी जहां अभी तक कुछ ना हुआ हो, जिसे गवर्नमेंट अपने तरीके से डेवलप कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक जगह ली जिसका नाम था धुलेरा। अब ये बात आ जाती है कि धुलेरा ही क्यों लिया? तो इसके लिए एक बार इंडिया का आप मैप देखिए। गवर्नमेंट को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर चारों तरह के जो ट्रांसपोर्ट हमारे होते हैं उसकी कनेक्टिविटी दी जा सके, जैसे कि रोड की, रेलवे की, एयरपोर्ट की, सी पोर्ट की। कि अगर आप चाहते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आपको मिलें या बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ग्रुप आपके पास आए, तो आपको ये चारों कनेक्टिविटी उनको देनी पड़ेगी। कंटेनर आने के लिए समुद्र की कनेक्टिविटी देनी होगी, कार्गो के लिए आपको एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी देनी होगी। अगर हम ये देखें कि चारों कनेक्टिविटी मैप में कहाँ दी जा सकती हैं, तो आपको 2 ही जगह निकल के आती हैं। पहली है गुजरात, दूसरी है मुंबई, महाराष्ट्र। यहीं पर आप चारों कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि मुंबई तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, मुंबई के आजू बाजू जो इलाके हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और वहाँ कोई ज़मीन नहीं है जहाँ एक नया स्मार्ट सिटी आप बसा सको। दूसरी तरफ जो आप धुलेरा का एरिया देख रहे हो, ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ जगह है। यहाँ कोई फसल नहीं होती क्योंकि समुद्र पास में है, जिसकी वजह से खारा पानी है। यहाँ से समुद्र की दूरी 30 से 40 किलोमीटर दूर पड़ जाता है समुद्र। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम यहीं पे एक नया स्मार्ट सिटी बसाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस एरिया को चूज किया। और यहाँ की एक और खासियत चीज थी, गवर्नमेंट के पास लगभग 50 से 60% जमीन ऑलरेडी गवर्नमेंट की थी। यहाँ पर बाकी जमीन किसानों से एक्वायर कर ली गई। यहाँ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी, इसलिए इस एरिया को गवर्नमेंट ने सबसे पहले चूज किया, जिससे गवर्नमेंट को ये स्मार्ट सिटी बनाने में कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद धुलेरा को, पहले एक्चुअल में धुलेरा एक गांव था, उसके बाद धुलेरा को बनाया तहसील। वहाँ इसको तालुका बोलते हैं गुजरात के अंदर, और इसके अंदर 33 गांव और ऐड कर दिए। टोटल एरिया को कहा गया धुलेरा स्मार्ट सिटी, जिसमें 22 गांव एक हैं और 11 गांव एक हैं। अब हम समझते हैं 22 गांव और 11 गांव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले 22 गांव में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू कर दिया जिसको कहा जाता है धुलेरा SIR, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो SIR एक्ट है, ये बेसिकली पहली बार इंडिया में लागू हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये SIR एक्ट करता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। SIR एक्ट जो है, ये इंडस्ट्री को किसी भी जो दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर, बाई पॉलिटिकल, कोई पार्टी चेंज हो गई, दूसरी सरकार आ गई, या कोई रूल एंड रेगुलेशन दूसरी सरकार लाना चाहती है, तो वो अब इन इंडस्ट्री पे वो नए रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकती। जैसे कि आपने देखा होगा, टाटा नैनो की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में चल रही थी, वहाँ पॉलिटिकल इशू की वजह से उसको वहाँ से हटना पड़ा और शिफ्ट होना पड़ा गुजरात के अंदर। तो
जो धुलेरा एसआईआर बन रहा है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी नहीं आने वाली, क्योंकि इसके ऊपर एसआईआर एक्ट लग गया है। इन फ्यूचर किसी की भी गवर्नमेंट आए, अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। जो फैक्ट्री चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उनके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट इन फ्यूचर आने वाली इनको चेंज नहीं कर सकती। जिससे होगा ये कि फैक्ट्रियां कभी बंद नहीं होंगी। इससे पहले जो ये एसआईआर एक्ट है, ये सबसे पहले चाइना में लगा था। चाइना का एक शहर है सिंघाई। सिंघाई मैंने आपने देखा होगा, जैसे ही चाइना का नाम आता है सिंघाई का अपने आप नाम आता है, कारण वहाँ इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई। इसका मतलब ये होता है जहाँ एसआईआर एक्ट लग गया, वहाँ जिस भी इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। तो जब से ये एक्ट धुलेरा में लगा है, तब से बाहर की कंपनियां धुलेरा में पैसा लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही हैं। इसके बाद जो ये एसआईआर वाला एरिया जो बैठता है, वो बैठता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये पता है 920 स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा? लगभग लगभग पूरी दिल्ली। आप ये मान लो कि गवर्नमेंट दिल्ली को दोबारा बसा रही है, जहाँ एयरपोर्ट भी होगा, स्कूल भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी होंगी, होटल भी होंगे और सारी सुविधाएं होंगी। आप ये मान लो अगले 20 से 30 साल में दिल्ली से भी अच्छा एक शहर बसने जा रहा है, जहाँ सारी सुविधाएं होने वाली हैं, क्योंकि ये इंडिया की पहली प्लेटिनम इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी। अब आप सोच रहे हो इंडस्ट्रियल एरिया में तो सारी जो रोडें होती हैं वो टूटी फूटी होती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ये इंडस्ट्रियल सिटी बस रही है, बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल सिटी बसेगी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यह सोचा कि हमें देना होगा इनको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, सी पोर्ट। पहले हम रोड की बात कर लेते हैं। उसी समय गवर्नमेंट ने DMIC को डिक्लेयर किया, जिसे आप जानते ही होंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह आज तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 में हुई और इसकी जो डेडलाइन है 2024 की है। अभी ये जयपुर तक स्टार्ट हो चुका है। अगले 3-4 महीने के अंदर ये बड़ोदरा तक स्टार्ट हो जाएगा। 2025 और 26 तक ये मुंबई तक बन के तैयार हो जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है आपका दादरी से। दादरी होगा फर्स्ट पॉइंट इसका, और लास्ट होगा महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई से आगे होगा। DMIC के टोटल जो नोड होंगे वो होंगे 8, जिसमें से पहला नोड तो आपका दादरी होगा और इनमें से एक नोड होगा धोलेरा का। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, DMIC को डिक्लेयर किया। अहमदाबाद से धुलेरा आज की तारीख में 100 किलोमीटर बैठता है। आज की तारीख में अगर आप अहमदाबाद से धुलेरा जाते हो तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, जैसे कभी मेरठ के लिए लगा करते थे। अब सबसे पहले कनेक्टिविटी क्या की इन्होंने, धुलेरा से लेके अहमदाबाद तक DMIC से कनेक्ट करते हुए एक एक्सप्रेस वे डिक्लेयर किया। यह एक्सप्रेस वे 2024 में आपको फुल्ली कंप्लीट मिलेगा। 2024 खत्म होते होते आप इसी से धुलेरा जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, जहां आज की तारीख में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, आप 40 से 45 मिनट में डायरेक्ट अहमदाबाद से धुलेरा पहुंच जाएंगे। जैसे आज आप मेरठ पहुंच जाते हैं। रोड के साथ साथ यहाँ पे रैपिड रेल की भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि अनुराग ठाकुर जी की वीडियो में है। मैं उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट इसमें डाल दूंगा, आप वहां देखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरी कनेक्टिविटी होती है रेलवे की। रेलवे का नेटवर्क इंडिया का जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, लेकिन हमेशा घाटे में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी इसी चीज पे कभी फोकस किया ही नहीं। जितने भी वेस्टर्न देश हैं, ये अपने रेलवे का नेटवर्क का जो यूज करते हैं अपने व्यापार के लिए करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा, आज भी रेलवे स्टेशन पर 4-4 घंटे मालगाड़ियों को सुबह शाम खड़ा कर देते हैं। सरकार ने इसके ऊपर गौर किया और फिर एक DFC के नाम से एक कॉरिडोर और डिक्लेयर किया, डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर। ये भी दिल्ली से स्टार्ट होगा
जो मुंबई तक जाएगा और इसकी लंबाई होगी 1500 किलोमीटर। डीएफसी पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, उस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। धुलेरा को एक तो पैसेंजर लाइन मिल रही है, दूसरा उसको डीएफसी से कनेक्ट कर रहे हैं। डीएफसी से धुलेरा की फैक्ट्रियों को यह फायदा हो जाएगा कि उनका माल जल्दी से सप्लाई हो जाया करेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की। गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट डिक्लेयर किया धुलेरा में। एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है धुलेरा में? धुलेरा में एयरपोर्ट बन रहा है इन 22 गांवों से बाहर। आपने देखा होगा एयरपोर्ट हमेशा शहर से बाहर बने होते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट भी बाहर ही बना था। ये दूसरी बात है कि आज वहाँ ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। ये जो एयरपोर्ट होगा कार्गो प्लस पैसेंजर होगा और कार्गो कैटेगरी में इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना गया है, क्योंकि इसके जो टर्मिनल हैं वो होंगे 64 टर्मिनल। दिल्ली के सिर्फ 3 टर्मिनल का एयरपोर्ट है, ये बनने जा रहा है 64 टर्मिनल का एयरपोर्ट। 1501 हेक्टेयर ज़मीन इसके लिए एक्वायर की गई है, जिसपे 2022 से काम स्टार्ट हो चुका है और 2025-26 में इसके फर्स्ट फेज की पोजीशन भी है। 2025 में यहाँ से कार्गो की फ़्लाइट उड़ने स्टार्ट हो जाएंगी और 2026 में यहाँ पैसेंजर फ़्लाइट उड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। कार्गो पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है। जैसे यहाँ हम नोएडा और जेवर की बात करते हैं तो यहाँ मात्र 3% इंडस्ट्रियल एरिया है, बाकी का सारा ही रेजिडेंशियल है। तो वहाँ का मेन फोकस है कार्गो। 2025-26 में ये भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पूरी इंडिया में कहीं भी नज़र उठा के देखो, जो भी वर्किंग में आ जाता है एयरपोर्ट, अगले 5-7 साल में उसके आसपास के रेट क्या होते हैं। अगर आप दिल्ली में देखो तो उसके 10 किलोमीटर के अंदर क्या रेट है, 5-6 लाख रुपए गज से तो नीचे नहीं मिलेगा। आप बॉम्बे में देख लीजिए क्या रेट है, आप जेवर देख लीजिए 5 साल पहले क्या रेट था, आज की तारीख में क्या रेट है। गवर्नमेंट बोलती है कि 2025 में स्टार्ट होगा, हम इसे 5 साल और दे देते हैं। आप ये सोचो 2030 के अंदर इसके आजू बाजू 10 किलोमीटर के अंदर क्या रेट होगा। आप 2030 सोच के चलो, ये पूरा एयरपोर्ट रनिंग में आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। अगर हम पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो भावनगर दूर नहीं है वहाँ से, साथ में 150 किलोमीटर दूर एक नया पोर्ट और बनाया जा रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी आपको धुलेरा से मिलेगी। तो ये चारों कनेक्टिविटी हो गई। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। यहाँ गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए ABCD नाम की एक बिल्डिंग बना भी जा चुकी है। वहीं से पूरे धुलेरा को कंट्रोल किया जाएगा। अगर किसी को फैक्ट्री डालनी होगी तो वो एक लेटर यहाँ डालेगा, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाती है सर बिजली और पानी। तो यहाँ गवर्नमेंट ने 5000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डिक्लेयर कर दिया, जो अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट माना गया है। 5000 मेगावाट इतनी बिजली होती है कि आप पूरे बिहार को सप्लाई कर सकते हो। इसको कौन बना रहे हैं? इसको टाटा, अडानी, अंबानी बना रहे हैं, जिसमें से टाटा को मिला है 1000 मेगावाट बनाने का। टाटा अपनी फैक्ट्री लगा चुके हैं, साथ में 300 मेगावाट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है। जब आप विजिट करोगे, देख के आओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब पीने के पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा ही एरिया खारा पानी का है। यहाँ पानी की सप्लाई नर्मदा नदी से होती है, लेकिन धुलेरा ने अपने लिए 3 आर्टिफिशियल रिवर बनाई हैं, जिसमें बरसात के पानी को ये स्टोर कर सके। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, होना नहीं है। जब आप वहाँ जाके देखोगे तो सड़कें वड़कें, नदियाँ वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छी दिखाई देंगी। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे गवर्नमेंट का एक टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम यहाँ इंडस्ट्री को लेके आएँ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर हम वहाँ से 20 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट करें और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करें। टोटल 50 लाख जॉब क्रिएट होंगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ। टाटा की फैक्ट्री हटी थी बंगाल से। गुजरात में एक सानत के नाम से गांव होता था, जहां टाटा की फैक्ट्री को जगह मिल गई। उस गांव में एक फैक्ट्री गई थी जिसमें बनती थी नैनो कार। एक कार के अंदर 2500 तरह के पार्ट्स लगते हैं। सभी को टाटा तो बनाता नहीं था, इस वजह से वहां पे बहुत सारी कंपनियां और भी आई। किसी का प्रोडक्शन आया, किसी का वेरा हाउस आया, किसी की मार्केटिंग टीम आई। जिस टाइम नैनो वहां गई थी, उस गांव की बसावट थी मात्र 5000 लोगों की। आज वहां पे 5 लाख लोग रह रहे हैं। आज वो गांव एक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है।
सिर्फ एक फैक्ट्री जाने से, क्योंकि एक फैक्ट्री की वजह से 20-30 फैक्ट्रियां और आती हैं। और दूसरी तरफ हम देखें धुलेरा में कितनी फैक्ट्रियां आ रही हैं। अब इतनी फैक्ट्रियां आ रही हैं, इन फैक्ट्रियों की वजह से पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां और आए यहाँ पे। अब धुलेरा में गवर्नमेंट क्या कर रही है? धुलेरा में गवर्नमेंट 3 तरह की फैक्ट्रियों पे ज़्यादा फोकस दे रही है। पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है एविएशन सेक्टर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हो या पूरा कैबिनेट, इन तीनों सेक्टरों के पीछे लगी हुई है गवर्नमेंट कि इनको हमें अपने देश में बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा के अंदर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। सोलर प्लेट्स बनाने वाली कई फैक्ट्रियां धुलेरा में आ चुकी हैं, जिसमें से एक फैक्ट्री है रिन्यू के नाम से, जिसका हेड ऑफिस है गुड़गांव के अंदर। आप गूगल करके देखना, उसकी फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी है और अगले 4 महीने में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये फैक्ट्री 100 एकड़ में बनी हुई है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे कितनी वैकेंसियां क्रिएट होंगी। इसी तरह वहाँ 4-5 फैक्ट्रियां और आ रही हैं जो सोलर पैनल बनाएंगी। अब सर दूसरा आ जाता है एविएशन सेक्टर। अभी तक एविएशन सेक्टर का एमआरओ पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है। एमआरओ का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, पर यहाँ पे होगा एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि 295 विमान अब इंडिया में बनेंगे। तो टाटा ने सबसे पहले बोइंग और एयरबस के साथ टाई अप कर लिया है और बड़ोदरा से काम स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी, और 2025 में ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री धुलेरा में बना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आ रहा है। अब ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है इन 11 गांवों में जहाँ पर एयरपोर्ट है, क्योंकि एविएशन फैक्ट्री के लिए एयरपोर्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे इन विमानों की टेस्टिंग होगी। अब हम सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर तो आपको पता ही होगा। सेमीकंडक्टर वो चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। हर घर में सेमीकंडक्टर के चिप लगे हुए हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रिमोट, टीवी, लैपटॉप, कार, इन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा अभी तक का जो भी सेमीकंडक्टर का बिजनेस करता है वो 2 ही कंट्री हैं, या तो है चाइना या है ताइवान। इन 3 सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। अभी सेमीकंडक्टर पे मैं मेन प्लेयर्स आपको बता रहा हूँ। टाटा ने अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट डिक्लेयर कर दिया है, जो वो धुलेरा में बना रहा है। वेदांता को लैंड अलॉट हो चुकी है, लैंड फिलिंग का काम चल रहा है। अगले 4 महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। इसमें भी एक चीज़ है, अभी पीछे 122 कंपनियों ने एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें से 119 एप्लीकेशन वापसी हो गई हैं। क्यों हो गई, इस बात को आप जरूर गौर से सुनना, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ प्लॉट नहीं बेच रही। गवर्नमेंट को एक इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ डेवलप करना है, तो कंडीशन के साथ प्लॉट दे रही है कि कंपनी को एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। अगले 1.5 साल में फैक्ट्री का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर कंपनी ऐसा कर सकती है तो तभी उसको लैंड मिलेगी, अदरवाइज 1.5 साल बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी जमीनें वहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए मिल रही हैं वो उन्हीं को मिल रही हैं जिन्होंने फैक्ट्री बनानी है। गवर्नमेंट इन्वेस्टर को नहीं दे रही, उनको नहीं मिल रही जिन्होंने जमीनें खरीद के छोड़ देनी है। इससे होगा क्या कि जमीनें उन्हें ही मिलेंगी जिन्होंने फैक्ट्री बनानी है, उनको नहीं मिलेगी जो फैक्ट्री बनाने के नाम पे जमीन तो लेंगे लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ तक आपको ये बताया कि क्यों हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्लॉट लेने चाहिए। ये है सारा प्लान कि किस तरीके से वहाँ चीजें होने जा रही हैं। अगर मैं 2030 तक की आपसे बात करता हूँ तो 25-26 में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, इंडस्ट्री अपना काम स्टार्ट कर चुकी होंगी। अगर 50 लाख जॉब क्रिएट होती है वहाँ पे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। अगर हम एक फैमिली में ये माने कि मियाँ बीबी और 2 बच्चे हुए तो टोटल 2 करोड़ आबादी आने वाले टाइम में होने वाली है। अभी दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ के करीब है। सोचिए अगर 2 करोड़ लोग वहां रहने आ गए तो रेट कहाँ सूट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे जैसे दिल्ली के हैं। इसके हिसाब से जो आज की तारीख में रेट चल रहा है वो अगले 6 साल में 20 से 25 गुना जाने की पूरी संभावना है। यहाँ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी। वहां सिक्योरिटी में क्या है? वहां सिक्योरिटी में जितनी भी गुजरात की जमीन है वो सारी की सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से हमारा ये फायदा हो जाता है कि हमारे सेलर का नाम क्या है और उनके पास अभी कितनी प्रॉपर्टी है। अगर किसी के पास 1 लाख गज जमीन है तो वो हमें 1.25 लाख गज जमीन नहीं बता सकते, 1 गज भी जमीन को वो नहीं बढ़ा सकते। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात के अंदर खेती की जमीन एक गुजराती दूसरे गुजराती को ही बेच सकता है बस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर दिल्ली का रहने वाला हूं तो जो प्लॉट मुझे मिल रहा है उसका लैंड यूज डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा। किसी वजह से उसका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है तो वो प्लॉट मैं खरीद ही नहीं सकता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट का एक रूल बहुत ही अच्छा है जिससे हमारी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और भी बढ़ जाती है। गुजरात के अंदर जितने भी प्लॉट बिकते हैं वो सब सुपर एरिया के ऊपर बिकते हैं। ये दिल्ली एनसीआर में तो नहीं होता है। अब सुपर एरिया का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किसी बिल्डर ने 30,000 गज जमीन खरीदी जिसमें से 10,000 गज जमीन यूज हो जाती है रोड बनाने और कॉमन एरिया बनाने में। तो मैं यहाँ दिल्ली की बात कर लेता हूँ। जो ये 10,000 गज जमीन लगी है रोड में कॉमन एरिया में, तो उसका पैसा बिल्डर किससे लेता है? वो हमसे ही लेता है। उसके पैसे वो प्लॉट के अंदर ऑलरेडी ऐड करके रखता है। जब वो सोसाइटी पूरी सोल्ड आउट कर देता है गवर्नमेंट के खाते में 10,000 गज अब भी उसी के नाम पर रहती है। अब यहाँ से बिल्डर चीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। कॉमन एरिया में एक आध प्लॉट निकाल देगा, उसको सेल आउट कर देगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोएडा में ट्विन टावर। बिल्डर का नाम तो मैं नहीं लूंगा। उसने कॉमन एरिया में वो टावर बनाए, लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, कोर्ट केस लड़ा, उसके बाद वो टावर तोड़े गए। ये चीज गुजरात के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां जो रजिस्ट्री होगी वो सुपर एरिया पे होगी। जितनी भी जमीन वहां रोड में और कॉमन एरिया में इस्तेमाल हुई है वो सभी प्लॉटों में इक्वली मर्ज कर दी जाती है। इससे होगा क्या, जिस दिन बिल्डर ने अपना लास्ट प्लॉट बेचा उस दिन के बाद बिल्डर के नाम पे उस सोसाइटी में एक भी इंच जमीन नहीं होगी। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी ने 200 गज का प्लॉट लिया तो इसमें 65 गज या 60 गज लिखा रहता है कि ये कॉमन एरिया है और बचे हुए 135 गज या 140 गज पे लिखा रहता है कारपेट एरिया। ये सभी डिटेल आपकी रजिस्ट्री में लिखी रहती हैं। इसी तरीके से सारे धुलेरा में आपकी रजिस्ट्री होती है। अब लैंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्डर किसानों से जमीन लेता है। लैंड का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कृषि की जमीन को एक गुजराती दूसरे गुजराती को ही बेच सकता है। तो सबसे पहले इसका एनए कराया जाता है। एनए कराने के बाद सबसे पहले उसका लैंड यूज चेंज कराते हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो भी इस्तेमाल करना हो। उसके बाद होता है प्लान पास। मेन चीज है प्लान पास। प्लान पास में क्या है, बिल्डर एक मैप बना के देता है गवर्नमेंट को कि मैं एक इस तरह की एक सोसाइटी बना रहा हूं जिसमें इतनी चौड़ी रोड होंगी, इतने पेड़ होंगे और इतना कॉमन एरिया होगा। अगर ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया से मैच होता है तो प्लान पास को अप्रूव कर दिया जाता है और एक सर्वे नंबर अलॉट कर दिया जाता है। इस सर्वे नंबर से आप अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो ये वहां का प्रोसेस है। तो सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी गेटेड सोसाइटी कंपनी बना के देती है। वहां सभी बिल्डरों का यही रूल है। यहाँ 2 चैप्टर हो जाते हैं हमारे क्लियर। तीसरा आता है हमारे रिटर्न का। हमारे बिल्डर का नाम है मिरिक इंफ्राटेक। ये धुलेरा में 2017 से प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब तक 10 सोसाइटियां डिलीवर कर चुके हैं, 2 अभी रिसेंटली चल रही हैं जिसमें एक रेजिडेंशियल है और एक है आपका वेरा हाउस। अभी जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है मयूर इंक्लेव और वेरा हाउस वाले प्रोजेक्ट का नाम है मयूर इंडस्ट्रियल पार्क। मयूर इनका ट्रेडमार्क है। जितने भी प्रोजेक्ट ये लेके आते हैं मयूर के नाम से लेके आते हैं, जैसे कि मयूर इंक्लेव, मयूर पार्क, मयूर विहार। रेजिडेंशियल में जो प्राइस चल रहा है वो अभी चल रहा है 5500 रुपये गज। सुपर एरिया पे कैलकुलेशन होगी सारी। मिनिमम जो साइज है वो है 125 गज। 125 गज के प्लॉट पे लगभग कारपेट एरिया मिलता है 75 गज। जो इसका बीएसपी बैठता है वो लगभग बैठता है 6,90,000 रुपये। स्टैम्प ड्यूटी 5% है। रजिस्ट्री चार्जेस 1% है। लेडीज के केस में ये हाफ हो जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस हैं 250 रुपया गज और अदर चार्जेस है 15,400 रुपये पर प्लॉट। इसमें गवर्नमेंट की सारी फीसें शामिल हैं और म्यूटेशन चार्जेस भी शामिल हैं और एडवोकेट की भी फीस शामिल है। एडवोकेट के पैसों की रिसिप्ट नहीं मिलती, बाकी के सारे पैसों की रिसिप्ट आपको मिलती है। अब हम प्लॉट का ऑल इंक्लूसिव रेट लेते हैं तो लगभग बैठता है 7,78,000 रुपया। अब हम आ जाते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर। कंपनी ने अपने 2 तरह के पेमेंट प्लान रखे हुए हैं। पहला है डाउन पेमेंट प्लान। आप अपनी 100% पेमेंट जैसे ही करते हैं कंपनी आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देती है। पेमेंट करने के लिए आपको कंपनी 3 महीने का टाइम देती है। दूसरा प्लान है हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसमें आपको 50% कंपनी को पेमेंट करनी होती है। बची हुई 50% पेमेंट की आप 1 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री। जैसे ही आपकी 100% पेमेंट हो जाती है बिल्डर आपके नाम की रजिस्ट्री कर देता है।
दोनों ही कंडीशन में आपको बीएसपी सेम ही पड़ता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो भी बिल्डर को आप डाउन पेमेंट करते हो, बिल्डर उसके ऊपर आपको देता है बीपीआई रिटर्न, वो भी 3 साल तक के लिए, जो होता है 1.5% पर मंथ। साल का ये बैठ जाता है 18% और 3 साल में हो जाता है 54%। यहां बिल्डर क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका माल जल्दी जल्दी बिके। इससे बिल्डर का फायदा ये हो जाता है कि उसे लैंड बैंक बनाने में आसानी हो जाती है। जो वो प्रॉपर्टी कल बेचने वाला है उसे वो आज ही खरीद लेता है, आज के दाम पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उस पर 54% हमें रिटर्न आ जाता है 3 साल के अंदर। जो प्रॉपर्टी हमने 5500 रुपये गज खरीदी, 3 साल के बाद हमें वो 2700 रुपये के रेट पे लग जाती है। ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। यही हमारा प्रोजेक्ट है। कोई और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धुलेरा की इंफॉर्मेशन की वीडियो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।